तो ये देखो, ये एक प्रोजेक्ट है ना, आया हुआ। तो हम कॉन्ट्रैक्ट सेट आता है, कॉन्ट्रैक्ट सेट मतलब क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ पेज, जैसे देखो 80 पेजेस का एक कॉन्ट्रैक्ट सेट आया हुआ है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि पहला पेज आइदर आपका क्या होगा, टाइटल ब्लॉक का पेज रहेगा, या फिर जितने भी एब्रिविएशंस हो गए, जितने भी सिंबल्स आपके उस ड्राइंग में दिख रहे हैं, है ना, आगे जाके कुछ सिंबल्स दिखेंगे, या फिर इंडेक्स, स्ट्रक्चरल इंडेक्स पेज नंबर पहले दिया रहेगा। फिर बीम, जैसे मैंने कल दिखाया था कि प्लान से देखो कुछ आपको एंड व्यूज दिखते हैं और कुछ कंटिन्यूअस लाइन दिखती है, तो उसका मीनिंग बताया गया है कि किसको क्या बोलेंगे, है ना। अगर ये कंटिन्यूअस लाइन दिखाई दे रही है, उसके ऊपर W18/40 लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या रहेगा कि वो बीम सेक्शन साइज है। उसके आगे अगर C-1 लिखा हुआ है, तो C का मीनिंग क्या रहेगा, कैम्बर रहेगा, है ना। अब कैम्बरिंग क्या होती है ये भी बताऊंगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे 30K लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है कि बीम की एंड रिएक्शन है, ये सारी चीजें लिखाई होती है। जैसे यहाँ पे देखो, रिएक्शन वैल्यूज आर वैल्यू इज LRFD, मतलब ये जो भी डिजाइन प्रोसेस है, ये जितना भी प्रोजेक्ट है, ये किस बेसिस पे डिजाइन होने वाला है, LRFD पे डिजाइन होने वाला है ना। ऐसा मतलब ASD और LRFD डिजाइन मेथड दो टाइप की होती है, उसमें से LRFD मेथड है। फिर सिंबल्स दिए होते हैं कि कौन कौन से सिंबल आपको देखने मिलेंगे। जैसे अभी देखो यहाँ पे सिंबल दिया है कि अगर नॉर्थ एरो ऐसे नोट किया होगा, ये सेक्शन साइज और सेक्शन शीट नंबर अगर ड्रॉइंग में दिखती तो ऐसे दिखाई दी होगी, कॉल आउट नंबर, शीट नंबर, कुछ इस तरह के आपको शॉर्टकट दिए जाते हैं ना, ड्रॉइंग्स में ही मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको जो जनरल शीट होती है, दूसरी जो शीट रहेगी जिसमें जनरल नोट्स रहेंगे। अब जनरल नोट्स हर चीज के रहेंगे, हर वेंडर के लिए जनरल नोट्स होते हैं। मतलब कोई अगर कंक्रीट पे काम कर रहा है उसके लिए रहेगा, कोई अब देखो डिजाइन, जो डिजाइन इंजीनियर है उसके लिए डेडिकेटेड डिजाइन होगा, है ना। फिर फ्लोएबल फील कंक्रीट वाले के लिए कंक्रीट का डिजाइन रहेगा, मतलब नोट्स रहेंगी। फिर इंसुलेशन वाले के लिए नोट्स रहेंगी। पोस्ट इंस्टॉल एंकर कौन सी यूज होना है, अभी देखो पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए नोट। हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि स्टील की नोट्स पढ़ना, ठीक है। अभी जैसे स्ट्रक्चरल स्टील है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रक्चरल स्टील के नोट्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारी चीजें दी होती है। यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील वाइड प्लेन शेप शैल कंफर्म टू ASTM A992, मतलब जो डब्ल्यू प्लेन यूज होने वाली इस प्रोजेक्ट में उसका ग्रेड क्या यूज करना है, A992। जनरली यही रहता है, लेकिन हमको एक बार कंफर्म कर लेना। जैसे स्ट्रक्चरल प्लेट्स एंड रोल शिप्स अदर देन वाइड फ्लैंज शिप शैल कंफर्म टू ASTM A36, मतलब जितने भी डब्ल्यू फ्लैंज के जितने भी शिप्स इंट्रोड्यूस होंगे वो कौन से ग्रेड के रहेंगे, A36 ग्रेड के रहेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, हॉलो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, उसका ग्रेड क्या लिखा है, A500 ग्रेड सी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी ग्रेड क्या होती है, A500A, A500B, A500C, तीनों ग्रेड हो सकती है। उसमें से कौन सी दी उसने, A500C के लिए, है ना। स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैंगर्स एंड ब्रेसिंग शैल कंफर्म टू A36। अगर रॉड ब्रेसिंग आती है कहीं पे तो उसकी ग्रेड क्या रहेगी, A36 रहेगी। एंकर रॉड का देखो, एंकर रॉड शैल कंफर्म टू F1554 ग्रेड 55, मतलब एंकर रॉड यूज करेंगे। एंकर रॉड तो आता ही है बिल्डिंग में, है ना। कोई भी बिल्डिंग देखो मैक्सिमम टाइम पे आएगा ही आएगा, क्योंकि तभी जाके कॉलम प्लेस होंगे। तो उसका ग्रेड क्या यूज करोगे, F1554 ग्रेड 55। तो ये सारी चीजें आपको दी होती है स्ट्रक्चरल स्टील के, है ना, स्ट्रक्चरल स्टील नोट। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये नोट्स होने के बाद सबसे पहला प्लान कौन सा आएगा आपका, फाउंडेशन प्लान आएगा, है ना। अब ये कुछ प्लान है जहाँ पे इंस्पेक्शन वाली चीजें है, ISO व्यू दिया हुआ है, कभी कभी ये चीजें भी रहती है। लेकिन हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर बिल्डिंग स्टार्ट होती है तो हमको सबसे पहले एंकर बोल्ट ड्राइंग देनी पड़ती है। सबसे पहले हमको क्या देना पड़ेगा, एंकर बोल्ट की ड्राइंग देनी पड़ेगी। तो एंकर बोल्ट की ड्राइंग देनी है, मतलब क्या है कि पहले आपको मॉडल इनपुट भी करना पड़ेगा, सब कुछ, है ना। पहले पूरे कॉलम को इनपुट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे एंकर बोल्ट कहाँ पे आएंगे ये पता चलेगा, है ना। कितने डिस्टेंस पे चाहिए है, यदि कौन सी ग्रेड पे क्या दिया हुआ है ना। अब ये देखो, ये मेरा फाउंडेशन प्लान है। अब क्या है कि अगर आप नोटिस करोगे तो ये होता है की प्लान। की प्लान मतलब कैसा है कि पूरा प्रोजेक्ट देखो कैसा है, इतना बड़ा, इस साइज का प्रोजेक्ट है। उसमें से देखो ये जो ग्रे हाईलाइटेड एरिया है, वो ग्रे हाईलाइटेड एरिया का प्लान अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। इसको हम लोग की प्लान बोलते हैं। मतलब क्या है कि पूरे प्रोजेक्ट में, अभी पूरे प्रोजेक्ट का प्लान तो एक शीट में नहीं आएगा, इसलिए उसको डिवाइड करके दिया जाता है। तो देखो अभी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये मेरा की प्लान में क्या लिखा हुआ है, इसमें तो पब्लिक सेफ्टी बिल्डिंग एंड प्लाजा फाउंडेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान। अब फाउंडेशन प्लान से ही सारी चीजें शुरू होती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इन ग्रिड लाइंस को इनपुट कर दूंगा। इन देखो कैसे दिया हुआ है, पहले मैं ग्रिड लाइन 1 से 20 फीट, 8 फीट, 1.5 फीट, 2, ये सारी ग्रिड लाइंस में जो डिस्टेंस दिया हुआ है उस डिस्टेंस पे डाल दूंगा। यहाँ
पे भी देखो सारी ग्रिड लाइंस मेरी मॉडल में इनपुट कर दूं, मॉडल में इनपुट हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है कि ये आई का रोटेशन कैसा है, मतलब डब्ल्यू बिन या भी जितने भी आपको एंड व्यूज दिख रहे हैं ये क्या है, आपकी ये कॉलम्स है, करेक्ट। अब ये कॉलम्स को आपको इनपुट करना पड़ेगा सबसे पहले मॉडल। अब कॉलम को इनपुट जब करोगे तो इनकी रोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये आई रोटेट कैसे दिख रहा है, ये आई दिख रहा है, ये देखो कैसे दिख रहा है, ये जैसे एच जैसे दिख रहा है, करेक्ट। तो ये रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोटेशन हो गई जीरो। वेव का रोटेशन किस हिसाब से है, उस हिसाब से हम लोग उसको रोटेशन में बोलते हैं। अभी देखो ये आई मतलब ये जो वेव है ये कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसकी रोटेशन हो गई 0 डिग्री, ये हो गई 90 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको और एक चीज कही थी कि आपको नॉर्थ सेट करना होता है जॉब में। अब नॉर्थ देखो कैसे दिया हुआ है इसने, नॉर्थ आपको ऊपर दिया हुआ है ना, मतलब क्या है 0 डिग्री पे, है ना। तो मॉडल में आपको पहले सबसे पहले नॉर्थ भी सेट कर लेना। ये जॉब सेटअप में आता है। आपको जॉब सेटअप में जब आप मॉडल मतलब जॉब जब क्रिएट करोगे तो ग्रिड लाइन इनपुट करने से पहले आपको क्या कर लेना है, पहले नॉर्थ सेट कर लेना है, फिर आपको ग्रेड जितने भी मटेरियल के ग्रेड थे वो इनपुट कर लेने हैं, और उसके बाद फिर आपको ग्रिड लाइन इनपुट कर लेना है, मतलब जितनी ग्रिड लाइन थी वो ग्रिड लाइन डाल देनी। ग्रिड लाइन डालने के बाद आपको क्या करना होता है कि मॉडल इनपुट करना पड़ता है। मॉडल इनपुट करना होता है क्या है, सारे कॉलम्स को इनपुट कर दो, सारे बीम्स को इनपुट कर दो, मतलब जितना भी स्ट्रक्चरल स्किल आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में दिख रहा है वो सारे का सारा इनपुट उसमें कर दो। अब क्या होगा, वो होने के बाद आपको सबसे पहले जो ड्राइंग देनी पड़ती है हमको, टू डी ड्राइंग फैब्रिकेटर को, वो देनी पड़ती है आपको एंकर बोल्ट की ड्राइंग, है ना। मतलब हम एबीएम रिपोर्ट भी भेजते हैं, लेकिन जो ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ कि ड्राइंग जो पहली ड्राइंग आएगी फैब्रिकेटर के पास कौन सी जाती है, एंकर बोल्ट की ड्राइंग। तो हमको क्या है, एंकर बोल्ट को प्लेस करना है। अब एंकर बोल्ट प्लेस करना मतलब क्या है कि जितने भी कॉलम है उसका बॉटम को फिक्स करना। अब बॉटम कैसे फिक्स होगा, आपको पता है कि जो भी मेरे कॉलम्स रेस्ट होते हैं वो आइदर फुटिंग पे रेस्ट होंगे या फिर पियर पे रेस्ट होंगे। फुटिंग पर पियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये लेजेंड दिख रहा है F5.0 P24। F मतलब क्या है, फुटिंग का मार्क दिया हुआ, और P मतलब क्या है, ये पियर का मार्क दिया हुआ, मतलब यहाँ पे नीचे फुटिंग आएगी, फुटिंग के ऊपर पियर आएगा और पियर के ऊपर आपका कॉलम रेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है F6.0 P24, F6.0 P24, मतलब ये जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं मेरे, ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये पियर्स पे आ रहे हैं। सेम चीज देखो, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है ना। अब अंदर देखो, अंदर में क्या दिख रहा है, ये तो मेरी बिल्डिंग की पेरीफेरी थी, करेक्ट। ये बिल्डिंग की पेरीफेरी होगी ऐसे, मतलब बिल्डिंग का आउटर पार्ट, ये मेरा बिल्डिंग का आउटर पार्ट होगा, करेक्ट। ये अब अंदर के पार्ट में देखोगे तो अंदर में सिर्फ F7.0 A ऐसे दिख रहा है, मतलब क्या है, ये यहाँ पे सिर्फ फुटिंग है और फुटिंग के ऊपर सीधा सीधा आपका कॉलम रेस्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब आपको लेजेंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुटिंग और इसका लेजेंड दिया हुआ है क्या कहीं पे, आपको ये भी चेक कर लेना। वैसे हमको जरूरत नहीं होती कि फुटिंग और इसका चेक करना है कि नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ कि जितनी भी चीजें आपकी बिल्डिंग में दिख रही है उन सबका शेड्यूल दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उससे पहले वो चीजें रहने दो, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, वो प्लान मिलेगा तो। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये जितने भी फुटिंग दिख रहे हैं या फिर पियर्स दिख रहे हैं, इनका हमको टॉप चेक करना है ना। क्योंकि अगर टॉप पता चलेगा तब जाके हमारा कॉलम का बॉटम हमको समझ में आएगा, समझ रहे। क्योंकि अगर पियर का टॉप है तो उसके ऊपर मेरा कॉलम स्टार्ट होगा, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि मुझे कॉलम का बॉटम कहाँ पे फिक्स करना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि कहीं पे आपको टिपिकल लिखा हुआ है क्या, मतलब कहीं पे इलेवेशन दिया हुआ है क्या। अगर इलेवेशन नहीं दिया है, सबसे पहले आप क्या करो, ये जितने भी जनरल नोट्स होती है प्लान की, इनको एक बार पढ़ लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल प्लान नोट। सबसे पहले क्या लिखा है, रेफरेंस टॉप ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 100 फीट अनलेस नोटेड अदरवाइज। और यहाँ पे देखो USGS मतलब क्या है कि जो जनरल इलेवेशन है वहां का, है ना, वो कितना है 561.50। मैंने जैसे बताया था कि
जो वहां का एक्चुअल इलेवेशन होगा उसको सेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे सेट 100 पे किया गया है, मतलब वहां का 561 यहाँ का 100 इलेवेशन कर दिया है ना। तो क्या है, ये इजी वे हो जाता है ड्राइंग्स में दिखाने के लिए। तो वहां पे क्या रहेगा, जब वो 561 पे जाएगा तो हमारा 100 कंसिडर करेगा, इसलिए। फिर उसने क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ इंटीरियर फुटिंग एलिवेशन इज इक्वल टू 98 फीट। तो इसने यहाँ पे ही दे दिया टॉप ऑफ इंटीरियर फुटिंग एलिवेशन, मतलब अगर प्लान्स में कहीं पे फुटिंग का एलिवेशन नहीं दिया हुआ है, तो फुटिंग का टॉप ऑफ एलिवेशन हमको क्या करना है 98। लेकिन किन के लिए, सिर्फ इंटीरियर फुटिंग के लिए। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर एक्सटीरियर, है ना। फिर तीसरी नोट देखो, पेरीमीटर फुटिंग एलिवेशन लिखा है, कितना लिखा है 98 फीट 8। मतलब जो पेरीमीटर में आपकी फुटिंग्स आने वाली है उनका एलिवेशन क्या रहेगा 98 फीट 8 रहेगा, और जो इंटीरियर में आएंगी उनका क्या रहेगा 98 फीट रहेगा। फिर उसने क्या लिखा है, टॉप ऑफ पियर एलिवेशन इज इक्वल टू 99 फीट 1 अनलेस नोटेड अदरवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे उसने टॉप ऑफ पियर एलिवेशन लिखा, टॉप ऑफ इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर पियर लिखा क्या, नहीं। मतलब पियर अगर मेरी इंटीरियर बिल्डिंग में भी आती है या फिर एक्सटीरियर में भी आती है तो भी उनका एलिवेशन कितना रहेगा 99 फीट 1 टॉप ऑफ, समझ में आया, तो वो चीज रहेगी। और फिर उसने लिखा है टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन 108 फीट। अगर इस प्लान में कहीं पे टॉप ऑफ स्टील मतलब आपको दिखता है, कोई बीम दिखता है, कोई कॉलम दिखता है, तो मतलब बीम दिखता है, तो उनका एलिवेशन को क्या लेना पड़ेगा 108 फीट लेना पड़ेगा। और बाकी फिर कुछ जनरल नोट दिया हुआ। अभी हमको क्या है, सबसे पहले फुटिंग्स और पियर का ही काम, मतलब उनके ही टॉप फाइंड आउट करना। अब नोट करो कि 98 फीट इंटीरियर के लिए थी, 98 फीट 8 एक्सटीरियर के लिए है, करूंगा तो कॉलम को इनपुट करने में देखो मुझे क्या दिख रहा है, फुटिंग दिख रही है। अब फुटिंग का जो इलेवेशन था वो कितना था 98 फीट था, है ना। जो टॉप ऑफ एक्सटीरियर, सॉरी टॉप ऑफ पेरीमीटर की जो फुटिंग था उसके इलेवेशन था 98 फीट 8 और पियर का 99 1। तो ये मेरी एक्सटीरियर फुटिंग होगी पेरीमीटर की, तो ये 99 फीट 8 थी, 98 फीट 8, और इसके ऊपर पियर है तो उसका इलेवेशन कितना रहेगा 99 फीट 1 रहेगा। तो जब मैं कॉलम को प्लेस करूंगा तो मेरा बॉटम कहाँ पे आएगा 99 फीट 1 पे आएगा। ये चीज सबको समझ में आई क्या? आप एक बार वीडियो ऑन करो। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको जब आप मॉडल में काम करोगे, जब 3D मॉडल में काम करोगे तो आपको कॉलम्स इनपुट करने पड़ेंगे, बीम्स इनपुट करने पड़ेंगे, तो आपको ड्राइंग्स पढ़नी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर में उसने इलेवेशन देखे रखा है फुटिंग्स का भी और पियर का भी। तो आपको एक चीज समझनी है कि मेरी यहाँ पे पियर आ रही है तो मुझे सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, टॉप ऑफ पियर इलेवेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि फुटिंग नीचे आएगी और पियर ऊपर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पियर का इलेवेशन डालूंगा। तो यहाँ पे 99 फीट 1 मेरा पियर का इलेवेशन, करेक्ट। ये 99 फीट 1 देखो पियर का इलेवेशन है। तो जहां जहां पे मेरे पियर दिख रहे हैं, ये जितने भी पियर्स आ रहे हैं P24, ये P24 और उसके ऊपर कॉलम्स आ रहे हैं, तो सबका बॉटम कॉलम का बॉटम इलेवेशन कितना रहेगा 99 फीट 1 रहेगा, ठीक है। उसने दूसरी एक चीज टॉप ऑफ दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है, टॉप ऑफ इंटीरियर फुटिंग इलेवेशन 98 फीट, सॉरी 98 फीट। तो ये जितने भी मेरे कॉलम्स रहेंगे जो इंटीरियर में है, अब ये बिल्डिंग के इंटीरियर पार्ट हो गया, ये जितना भी है ये बिल्डिंग का इंटीरियर है, करेक्ट। तो इनका जो बॉटम कॉलम का बॉटम एलिवेशन रहेगा वो कितना रहेगा 98 फीट रहेगा। अब मैं आपको एक बेसिक डिटेल दिखाता हूँ, जैसे हम लोगों ने वहां पे दिखाई थी कि एंकर बोल्ट दिखाया था, है ना, वैसे यहाँ पे भी डिटेल दी होगी आपको। आप लोग पहले क्या करोगे, जितने प्लांट्स में कॉलम दिख रहे हैं उनके फुटिंग्स और पियर के एलिवेशन के अनुसार कॉलम्स को फिक्स करोगे।
जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि फुटिंग का शेड्यूल और पियर का शेड्यूल भी आपको कहीं ना कहीं दिया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जितने भी मार्क्स दिए थे ना फुटिंग के मार्क्स, 4.0, 5.0, 6.0 है ना, तो उनकी फुटिंग की साइज दी हुई है 4 फीट बाय 4 फीट, 156 की डेप्थ, 2 फीट 2 की डेप्थ है ना, सारी डेप्थ दी हुई है। उसके बाद आपको पियर का भी शेड्यूल पता चलेगा। देखो कि P16 अगर मार्क किया है तो उसकी साइज देखो क्या है, 16 बाय 16 की विड्थ और लेंथ में है, 16 बाय 24 बाय 24 की विड्थ और लेंथ में है, इसका डेप्थ नहीं दिया हुआ है ना। तो ऐसे तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। इसके हिसाब से मैंने क्या बताया था कि आपको चेक करना होता है कि जो एंकर है, एंकर रॉड वो बराबर एम्बेडेड रहेगी या कि नहीं, है ना। अगर हम लोग एंकर रॉड की वो एक डिटेल देख लेते हैं, जहाँ पे एंकर रॉड आपको दिखाई देगा, डिटेल दी होगी कहीं ना कहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसने, टिपिकल स्टील कॉलम ऑन अ कंक्रीट पियर। तो देखो ये चीज दी हुई है उसने, क्या दिया हुआ है कि कॉलम पर दे रहा है एंकर रॉड पर कॉलम शेड्यूल। अब कॉलम शेड्यूल कहीं ना कहीं दी होगी, मतलब यहाँ पे एम्बेडमेंट कितनी चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी चीजें आपको वो कॉलम शेड्यूल में कहीं ना कहीं दिया होगा। आपको ऐसी स्पेसिफिक डिटेल दी रहती है कि कैसे आने वाला है, क्या आने वाला है, ये आपकी टिपिकल डिटेल होगी। अब देखो कॉन्क्रीट कॉलम शेड्यूल का ये जैसे भी ये देखो ये कॉलम शेड्यूल दिया होगा आपको, है ना। यहाँ पे देखो ये जितने भी आपके कॉलम्स आने वाले हैं, तो कैसा है कि कौन सी ग्रेड पे कौन सा कॉलम आने वाला है, ये चीज उन्होंने दी होती है। यहाँ पे देखो कॉलम लोकेशन दिए हुए है ना, जैसे हम लोग फाउंडेशन में बात कर रहा था कि आपको कॉलम जगह पे कौन सा कॉलम आने वाला है उसके लिए एक स्पेशल शेड्यूल दिया है कि जैसे ए और ग्रिड लाइन 1 इस इंटरसेक्शन पे आपको कौन सा कॉलम डालना है, W14/90 का कॉलम। तो उसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है लेवल 1 100 फीट का। तो हमको जो बॉटम ऑफ कॉलम मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, एज पर फुटिंग, वहां पे जो प्लान में नोट डाउन किया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे उसने क्या लिखा है, BP5, है ना। BP5 मतलब क्या है कि बेसप्लेट की जो 5 नंबर की बेसप्लेट होगी वो यहाँ पे लगेगी। मैं आपको वो भी चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। अब एंकर रॉड के लिए देखो उसने क्या लिखा हुआ है, इसमें एंकर रॉड टेबल उसने लिखा हुआ है कि एंकर रॉड किस डाया के एंकर रॉड आने वाले हैं। देखो एंकर रॉड डाया 3/4 1/5/16 उसके लिए होल चाहिए, वॉशर कौन सा यूज करना है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2 इंच का एंकर रॉड, ये सारे ये उसने शेड्यूल दे दिया। उसके बाद देखो कॉलम बेसप्लेट की साइज भी दे दी, क्या लिखा है BP5 मतलब क्या है 16/20 प्लेट रहेगी 3/4 थिकनेस की, उसकी ग्रेड कौन सी रहेगी, A36 ग्रेड की प्लेट रहेगी। समझ में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ एंकर रॉड कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले। एंकर रॉड आया कौन सा यूज होने वाला है उस प्लेट में, 3/4 का एंकर रॉड यूज होने वाला और उसमें लिखा है कि सीजल 9S522। तो आपको 9S522 मतलब ये S521 था। अब 522 पे अगर मैं जाऊंगा 9S522 तो आपको यहाँ पे चीज समझ में आएगी। 9 नंबर की डिटेल चेक करनी है मुझे, कौन सी 9 नंबर की, देखो 9 नंबर की डिटेल। तो BP5 में देखो कैसे उसने दिया है कि बेसप्लेट कैसी रहेगी, एंकर रॉड की लोकेशन कहाँ पे आने वाली है। जब आप एंकर रॉड को डिटेल करोगे तो एंकर रॉड को देखो कैसे डिटेल करना है, वो चीज भी उसने दिया हुआ है। अगर आप देखते हो कि एंकर रॉड कैसे आने वाला है तो सारी चीजें यहाँ पे दी होती। मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट रीड करते आना चाहिए। जैसे मैंने प्लान में देखा कि प्लान में मुझे पियर्स और फुटिंग के एलिवेशन दिख रहा है, तो फुटिंग और पियर्स के एलिवेशन जब मैं कॉलम शेड्यूल में जाऊंगा तो कॉलम की सेक्शन साइज भी मिल जाएगी। कभी कभी आपको प्लान्स में ही कॉलम की सेक्शन साइज नोट डाउन की जाती है। जैसे आप लोगों ने वो मॉड्यूल देखा होगा तो मॉड्यूल आपको वहां पे कॉलम्स का 30 मार्क मतलब सेक्शन साइज वहां पे ही नोट डाउन की थी। कभी कभी प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो उससे क्या है कि सेपरेट शीट पे ही वो कॉलम शेड्यूल दे देते हैं। उसके बाद देखो कॉलम उसने दिखाया है यहाँ पे क्या चीज नोट डाउन की है, देखो W कॉलम बेस्पेड विद शेयर लग। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी उसने चीज ऐसी भी दी होती है कि
जब कॉलम आएगा मतलब ये टॉप ऑफ पियर रहेगा, सपोज ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो लाइन है ये आपकी टॉप ऑफ पियर रहेगी या फिर टॉप ऑफ फुटिंग रहेगी। अब क्या होता है ना कि सीधा सीधा कॉलम फुटिंग पे या फिर पियर पे नहीं बैठ जाता, उसके बीच में हम लोग ग्राउट देते हैं या फिर लेवलिंग के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। ये ग्राउट क्या होता है, ये एक सिरेमिक मिक्सचर रहता है जिससे क्या होता है ना कि जैसे आप लोगों ने कंक्रीट पोरिंग देखी होगी, जब कंक्रीट पोर होता है तो अनइवन सरफेस मिलता है ना, एग्जैक्टली फ्लैट सरफेस नहीं मिलता, है ना कि अनइवन सरफेस नहीं चाहिए। आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो जब बेसलेट हम लोग दे रहे हैं तो बेसलेट का जो बॉटम सरफेस है वो कितना एग्जैक्टली फ्लैट है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, आइदर लेवलिंग प्लेट देंगे, यहाँ पे नीचे ग्राउट के लिए कुछ थिकनेस देंगे, ये ग्राउट यहाँ पे ग्राउट धीरे फील करते हैं कि ग्राउट फील करने में क्या हो जाएगा, जो एग्जैक्ट लेवल चाहिए उसको या फिर एग्जैक्टली फ्लैट सरफेस चाहिए उसको मिलने यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए जब आप यहाँ पे टॉप ऑफ फुटिंग और टॉप ऑफ पियर का एलिवेशन निकालोगे तो हर एक कॉलम के नीचे ग्राउट आता है, तो ग्राउट की कुछ एक थिकनेस रहती है, आइदर 1.5 इंच 2 इंच की, वो भी आपको चेक करनी है कि ग्राउट की थिकनेस क्या आ जाएगी, और ग्राउट की थिकनेस निकालने के बाद आपको फिर बॉटम मिल जाएगा इस कॉलम का। ये सारी चीजें सबको समझ में आई यहाँ तक कि हम लोग कॉलम के बॉटम कैसे फिक्स करेंगे। ये चीज अगर समझ में आती है तो आप कॉलम को फिक्स कर सकते हो, मतलब कॉलम सारे आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग, तो ये हो गया आपका फाउंडेशन प्लान। अब सेम चीज आपको हर जगह पे दी होगी कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर प्लान चेक करोगे, सेकंड फ्लोर प्लान चेक करोगे तो आपको वहां पे वो चीज भी समझ में आएगी। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का प्लान एक प्लान दिखा देता हूँ। देखो कोई एक प्लान होता है, जैसे अभी फाउंडेशन प्लान से आपने कॉलम्स के बॉटम को फिक्स कर दिया, लेकिन अगर फ्लोर प्लान, तो फ्लोर प्लान कैसे दिखाई देंगे आपको वो भी चीज दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे उसने लिखा है थर्ड लेवल से, क्या हुआ, हेलो कौन बोल, संदीप आवाज कट रही है तुम्हारी। संदीप आवाज नहीं आ रही यार, तो आवाज नहीं है तुम्हारी, आवाज पता नहीं है जो प्रॉब्लम है। तुम्हारा क्वेश्चन चैट में डाल दो, आवाज तुम्हारी अटक रही है, चैट में डाल दो या फिर हेडफोन निकाल लो शायद। तुम्हारा चैट में डाल दो क्वेश्चन, तब तक मैं बताता हूँ। अब देखो जब फ्रेमिंग प्लान आता है तो फ्रेमिंग प्लान में देखो हम लोग पहले सबसे पहले क्या कर लेंगे, जितने भी जनरल नोट थे वो पढ़ लें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ स्लैब एलिवेशन लिखा हुआ है 130 फीट और टॉप ऑफ स्टील एलिवेशन लिखा है 129 फीट 6। मतलब क्या है कि जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो कितनी इंच रहेगी, 6 इंच की रहेगी, समझ में आ रहा है, 6 इंच की स्लैब रहेगी। तो ये जितना भी मेरा स्टील दिख रहा है, ये जितना भी मेरा स्टील है, अगर इसमें एलिवेशन नहीं नोट डाउन किया है, जैसे यहाँ पे देखो 24/55, लेकिन यहाँ पे एलिवेशन नहीं दिया है, तो मैं इस एलिवेशन को क्या कंसिडर करूंगा, 129 फीट 6 कंसिडर करूंगा और सारे बीम्स को डाल दूंगा। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डार्क लाइन, कंटिन्यूस डार्क लाइन दिख रही है, ये आपकी बीम हो गई। यहाँ पे देखो ये डार्क लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, मतलब क्या है कि ये बीम आपका इस कॉलम पे आके लग रहा है, समझ में आ रहा है। ये कॉलम आपका नीचे से आ रहा है, फाउंडेशन से अगर एक कॉलम आ रहा है तो ऊपर तक आ रहा है ना। तो अगर ये लाइन कंटिन्यूअसली इसके ऊपर से पास होती तो क्या होता है, ये कॉलम यहीं पे रुक जाता, इस बीम के नीचे रुक जाता। लेकिन देखो ये सारे बीम्स हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे, है ना, जितने भी 24 है, ये देखो यहाँ पे ये कॉलम के वेब में लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये देखो ये हर जगह पे एंड रिएक्शन दिए, तो एंड रिएक्शन के हिसाब से डिजाइनर हमको कनेक्शन देता है, अगर कनेक्शन जॉब में नहीं है। तो यहाँ पे देखो जैसे आप लोगों को देखा था कि S1 मतलब क्या है, डेक दिया हुआ है कि डेक की डायरेक्शन कैसे रहेगी, है ना। अभी डेक हमारे स्कोप में नहीं रहेगा, जो भी कोई डेक वाला है वो काम करेगा उस पर। S1 के लिए नोट दिए कि इसने नहीं दिए, तो इसे होगा पहले शीट्स पे होंगी S1 मतलब क्या है। तो सारी, जैसे अभी देखो यहाँ पे सेक्शन कट किया हुआ है कि इस सेक्शन में क्या दिख रहा है आपको, एंड पे उसने सेक्शन कट किया, शायद इस सेक्शन में उसको यहाँ पे बेनिफिट दिखाई दे रही होंगी। देखो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कि बीम के एज से 11.5 पे ईओएस मतलब हमने क्या देखा था, एज ऑफ स्लैब, है ना, मतलब स्लैब की एज। अगर मैं आपको 7S501 ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि
वहां पे कैसी सेक्शन कट होने वाली है, समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आपको प्लान्स में दी होती है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे ओपनिंग है, समझ में आ रही है? ये ओपनिंग है, कोई स्टेयर की ओपनिंग होंगी, ये एलिवेटर पार्ट है तो एलिवेटर की ओपनिंग होगी। फिर उसमें देखो 2S525, 1S525, मतलब ये एलिवेशन व्यूज है। अगर मैं 525 की शीट पे जाऊंगा तो वहां तक कुछ चीजें समझ में आएगी। हम लोग दो देखते हैं, ठीक है, 525 और 501। मैं दोनों शीट दिखाता हूँ आपको। अब देखो 525 की शीट का आता हूँ मैं, ये 525 की शीट देखी तो 525 में उसने दिखाए थे ना 1S 2S वाले व्यूज दिखाई थे। तो अगर आप देखते हो तो कैसे दिख रहा है आपको, एलिवेशन व्यू दिख रहा है, किसका, ब्रेसिंग का दिख रहा है। मतलब जो चीजें प्लान में नहीं शो आउट कर सकते वो क्या कर लेते हैं, वो जैसे कि आपको पता है कि बीम दिखाई दे रहा है, प्लान में आपको सारे बीम दिखाई देंगे, लेकिन बीम के नीचे क्या लग रहा है वो चीज आपको कहाँ पे पता चलेगी, एलिवेशन व्यूज। तो वो एलिवेशन व्यूज वहां पे देखो मार करके दिखा है। उसके बाद उसने देखो कि अब क्या है कि जो डब्ल्यू की साइजेस होती है वो कुछ लिमिटेड रहती है। तो अब देखो नीचे से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है, कौन से एलिवेशन तक है, शायद वो कुछ 70 फीट का होगा। तो इतना बड़ा तो कॉलम जा नहीं सकता, या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, फिर अवेलेबल नहीं रहता। तो क्या है, कॉलम्स को ब्रेक किया जाता है। देखो यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये क्या कर दिया, इसको स्लाइस कर दिया, मतलब कॉलम को टुकड़ों में ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे कॉलम टू कॉलम का कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन आपको दिए रहेंगे। जैसे ये ब्रेसिंग है तो देखो ब्रेसिंग भी लिखा हुआ है, एचएसएस की ब्रेसिंग है, ये सारी जितनी ब्रेसिंग दिख रही है एचएसएस की ब्रेसिंग है, ठीक है। अब आपको ये चीज यहाँ पे आ गई, जैसे अभी 501 की शीट दिखाता हूँ। अब आप नोटिस करोगे तो कनेक्शन भी दिए होते हैं। देखो अगर कनेक्शन आपको सारे कनेक्शन दिए कि बीम टू बीम कनेक्शन कैसे चाहिए, बीम टू कॉलम कैसे चाहिए, सारे कनेक्शन नंबर ऑफ बोल्ट के साथ। अगर ये चीज नहीं दी हुई है तो आपको डिजाइनर कनेक्शन डिजाइन करके देगा। अब हम लोग 501 की चीज देखते हैं जहाँ पे सेक्शन कट किया था। तो 501 में आपको समझ में आएगा, देखो ये 501 था और 501 में आपको सेक्शन कट था, है ना, ये ऐसे सेक्शन कट था। देखो एज ऑफ प्लान यूएस लिखा है पर प्लान, मतलब आपको यूएस कहाँ से लेना है, प्लान में आपको यूएस नोट डाउन किया था। वहां पे क्या नोट डाउन था, 11.5 नोट डाउन था। तो 11.5 इंच का मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। तो देखो उसने क्या डालने को बोला है, बेंच प्लेट 1/4 की थिकनेस वाली बेंच प्लेट डालनी है। और टी मतलब क्या है कि जो उसकी साइज रहेगी वहां पे यूएस डायमेंशन -1, मतलब स्लैब की जो थिकनेस रहेगी वो, ठीक है, ये स्लैब की थिकनेस मतलब टी दिया हुआ है और यूएस डायमेंशन -1। तो ये डायमेंशन रहेगा, जितना भी 11.5 है उससे -1 में मैं प्लेट को डालूंगा, एक लेग, समझ में आ रहा है? तो ऐसे मेरी बेंच प्लेट आ जाएगी। तो उसने ये सारी डिटेल्स हमको दी होती है कि यूएस की बताया है कि 1 फीट 3 से अगर यूएस बड़ा है और 2 फीट 6 से कम है तो ये सारी चीजें हमको वहां पे यूज करनी है। मतलब सारी चीजें आपको दी होती है, सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग रीड करते आना चाहिए। तो सेक्शन कैसे रीड करना है, एलिवेशन कैसे रीड करना है ना, मेंबर्स को कैसे इनपुट करना है, और कॉलम्स के बॉटम कैसे फिक्स करना है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ तक देख ली। ये चीज सबको समझ में आई? वीडियो ऑन कर लो आप लोग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया क्या जितना मैंने अब तक बताया? अब मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जब जॉब का कॉन्ट्रैक्ट सेट आता है तो कॉन्ट्रैक्ट सेट के साथ आपको स्पेसिफिकेशन का एक बुक भी आता है ना। जैसे ये स्पेसिफिकेशन का बुक है, तो स्पेसिफिकेशन का बुक तक मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि जो भी आपकी डिवीजन 5 है ना, या फिर सेक्शन 5 है, वो होता है आपका स्ट्रक्चरल स्टील का सेक्शन। तो ये देखो जब ये बुक आती है तो इसमें ऑलमोस्ट 550 पेजेस का है, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन। तो ये सारे वेंडर्स के लिए, जो पेंट पे काम कर रहा है, जो कंक्रीट पे काम कर रहा है, या फिर जो स्टेयर्स पे काम कर रहा है, या फिर स्टील पे काम कर रहा है, उनके लिए ये बुक रहेगी। अब क्या है, यहाँ पे हमारा डिवीजन 5 इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे सारे
सेक्शन दिए हुए कि सेक्शन 1 किसके लिए है ना, डिवीजन 00 किसके लिए, रिक्रूटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग रिक्वायरमेंट, डिवीजन 1 किसके लिए, जनरल रिक्वायरमेंट के लिए, फिर डिवीजन 2 एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए, डिवीजन 3 कंक्रीट के लिए, डिवीजन 4 मेसनरी के लिए, और डिवीजन 5 है मेटल्स के लिए। डिवीजन 5 मतलब मेटल्स, जो स्टील मेटल्स होते हैं सारे। देखो उसमें से भी मेटल्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, 051 200 स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेमिंग, ये स्टील फ्रेमिंग हमारी है, तो हमारा पार्ट ये है। स्टील लेकिंग भी आएगी, मेटल फैब्रिकेशन आएगा, मेटल स्टेयर्स और मेटल लैडर्स डिवीजन 5 में ही आ जाएगी। ये सेक्शन डिवीजन 6 जो आती है वो वुड के लिए आती है, डिवीजन 7 थर्मल्स के लिए, 8 ओपनिंग्स के लिए, 9 फिनिशेस के लिए, मतलब फिनिशेस मतलब पेंट, कौन से पेंट यूज होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मेटल्स है उसकी देखेंगे पहले स्पेसिफिकेशन, है ना। हमको कौन सा चीज चेक करना है, 051 200 वाला। तो यहाँ पे नीचे बॉटम में आप नोट डाउन करोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ये नीचे देखो, ये पार्ट होता है, ये यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएगी कि कौन सा डिवीजन चल रहा है। अब ये चीज आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं तो ये चीजें सबसे पहले हमको देखनी पड़ती है कि वहां पे स्पेसिफिकेशन में जो चीजें दी हुई वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग के जनरल नोट्स में दी है कि नहीं दी। अगर वो दोनों चीजें कंफ्लिक्ट कर रही है तो आपको क्या करना पड़ता है, आरएफआई रेज करना पड़ता है कि ये चीज स्पेसिफिकेशन में मैच नहीं कर रही, तो हमको कौन सा फॉलो करना। अब ये देखो 05120 करेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेक्शन 51200 स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। तो अगर यहाँ पे आप पढ़ते हो तो आपको चीजें सब समझ में आएगी, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे आपको देखने की बात कर रहा हूँ। अब देखो इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट मटेरियल। अब मटेरियल में उसने लिखा है, देखो स्ट्रक्चरल स्टील वाइड फ्लैंज शेप, उसका ग्रेड लिखा हुआ है A992। अदर शेप के लिए बोला था A36। जो चीजें हमको कॉन्ट्रैक्ट में दिख रही थी वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है ना। स्टील पाइप का ग्रेड A53 दिया, फिर कार्बन स्टील कोटिंग के लिए कुछ चीजें लिखी है। मतलब जो चीजें आपके ड्राइंग्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि ड्राइंग्स में डालेगा तो पेजेस बढ़ जाएंगे, है ना। अब देखो प्राइमर लिखा हुआ है। प्राइमर मतलब क्या है कि फैब्रिकेटर स्टैंडर्ड लीड एंड क्रोमेट फ्री नॉन स्टैटिक रस्ट इनहिबिटिंग प्राइमर। मतलब जब भी स्टील आएगा, जब स्टील आप फैब्रिकेशन शॉप में मतलब 2D ड्राइंग आप फैब्रिकेशन शॉप में भेजोगे तो वो क्या करेगा, जब उसका मेंबर फैब्रिकेट हो जाएगा उसके ऊपर वो क्या करता है, प्राइमर मार देता है ना। जिससे क्या है कि वो कोरोजन नहीं होगा फील्ड में जाके, क्योंकि फील्ड में क्या होता है ना, आप उसने पीस भेजा वो तुरंत उस दिन लग जाएगा ऐसा नहीं होता, शायद वो कभी कभी 2-2 महीने 1-1 महीना पड़ा रहता है। तो उससे क्या हो जाता है, करोजन हो जाता है, करोजन हो सकता है। तो इसलिए उस पर वो प्राइमर लगा देते हैं। प्राइमर लगाने से क्या होता है कि करोजन नहीं होता, है ना। चाहे बारिश हो जाए, वहां पे स्नो गिरे तो करोजन नहीं होगा। तो सारी चीजें यहाँ पे दी होती है। अपनी ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब हम लोग 2D ड्राइंग देखेंगे तो 2D ड्राइंग में जो उसका टाइटल ब्लॉक होता है बॉटम साइड में, उस टाइटल ब्लॉक में हम लोगों का एक पॉइंट रहता है, वहां पे लिखा होता है फिनिशेस या फिर पेंट लिखा होता है। तो हमको ये चीज वहां पे डालनी पड़ती है कि स्टैंडर्ड शॉप प्राइमर। तो वो क्या करेगा, वो जो चीज उस शीट में पड़ा हुआ है उस शीट को वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड शॉप प्राइमर दे देगा, फाइनल टचअप देगा और फिर भेजेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ग्राउंड भी लिखा हुआ है, जैसे ग्राउंड की साइज मैंने बोला था कि ग्राउंड की साइज क्या होनी चाहिए, तो उसने ग्राउंड की साइज भी यहाँ पे दी। मतलब सारी चीजें आपको ये जो स्पेसिफिकेशन है उसमें मिल जाती है। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में आपको नहीं मिल रही तो आप स्पेसिफिकेशन सारी पढ़ लो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो आपको डिवीजन 5 याद रखना है कि डिवीजन 5 किसके लिए होता है, या फिर सेक्शन 5 किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए मतलब स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। और जो डिवीजन 9 होगा वो किसके लिए रहेगा, फिनिश के लिए मतलब प्राइमर के लिए, इंटीरियर बिल्डिंग में कौन सा पेंट, एक्सटीरियर में कौन सा बेल्ट, या फिर एईएसएस मेथड है तो एईएसएस के लिए कौन सा है, या फिर ओपन आइज में जो चीज दिखती है उसके लिए कैसा रहना चाहिए। तो ये चीज है, ये क्या है कि आपको पढ़ना आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से, यही चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ तक सबको समझ में आया, ये चीज मैंने सिर्फ रिवाइज कर दी। अब हम लोग आगे का पार्ट जाते हैं मॉड्यूल 2C, जहाँ पे हम लोग एबीएम पढ़ेंगे। अब एबीएम के लिए मैं वीडियो दिखा देता हूँ। एबीएम मतलब क्या होता है कि अभी आप लोगों ने देखा कि देखो कॉन्ट्रैक्ट सेट में बहुत सारा स्किल आपको दिखाई दिया है ना, कि डब्ल्यू साइज दिखाई दे रही थी, फिर आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे थे, सारी चीजें आपको दिख रही थी वहां पे। अब क्या होता है कि ये चीज जब आप लोग मॉडल में इनपुट करोगे तो ये फैब्रिकेटर जो रहेगा उस शॉप वाले को कैसे पता चलेगा कितनी लेंथ का उसका लेना है, क्या लेना है ना। तो हम लोग जब इनपुट करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर से एक रिपोर्ट जनरेट होती है। वो रिपोर्ट मतलब एक्सेल टाइप में या फिर वर्ड टाइप में एक रिपोर्ट जनरेट होगी। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि डब्ल्यू की साइज क्या चाहिए, उसकी लेंथ क्या चाहिए, उसका वेट कितना रहेगा, उसकी ग्रेड क्या रहेगी। तो उस हिसाब से जो परचेसिंग डिपार्टमेंट रहेगा वो उसको शॉप मतलब खरीदेगा और फैब्रिकेशन शॉप में लाके रख देगा। ठीक है। तो यही चीज आपको अभी यहाँ पे दिखने वाली है आगे।
मैं आपको एक दिखा देता हूँ, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ 30 मिनट की वीडियो है, तो एक बार अच्छे से देखना। मैं बीच बीच में रोकता रहूंगा वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए। ABM is required to provide the fabricator's purchaser with a material size and lengths so that orders may be placed with its suppliers. This material must arrive at the fabrication plant on schedule, so construction delays are not incurred. Many fabricators order their steel directly from the steel rolling mills. Some of these materials, particularly the larger and longer pieces, may be ordered cut to detail lengths at the steel mill. However, because the mills may assess extra charges for cutting to detail size and other mill restrictions, ordering structural shapes in longer lengths from which several smaller lengths can be shop cut may be more economical. Similarly, plates may be ordered in larger sizes from which several smaller plates of the same thickness can be shop cut. This procedure is termed ordering in multiples, or simply mults. From the advanced bill of material, the purchasing department combines various lengths of the same size beam for the most economical lengths for shipping from the mill and for handling in their fabrication shop. The detailed description of all the plain material which is required on a project may be referred to as an advance bill of material, an advance bill, a material list, or a preliminary bill. These terms advance and preliminary emphasize the very early stage in a contract when material is ordered. The precise form and detailed arrangement of these bills will vary with different fabricating companies. The bills may also be generated by a computer, as this one shown, or created manually. The items on the advance bill of materials are the steel grade, member type, line and page number, quantity required, material, and length. Various fabricators will have slightly different standards when it comes to the finish allowance or rough length of the member. The finish allowance means the extra material that must be ordered over the actual final cut length, which is required by the fabricator to allow for the cutting process. A fabricator may saw, burn, mill, or otherwise cut or finish the member. The process depends to some extent on whether the member is going to be used as a beam or a column. The allowance may vary from 1/8 inch to 1 inch, plus or minus. It is also important that the fabricator and detailer agree whether the detailer will show the finished length of the piece with no allowance for cutting, in which case the fabricator will add what is necessary, or whether the detailer will add the extra length. In our example, the detailer has done the adding. In this example, the beam lengths are rounded up to the nearest 1 inch. If a member length is ordered too short, the piece may not be able to be used, and a new member will need to be special ordered. Now, let's look at a specific member a little closer. अभी यहाँ पे देखो कि जैसे हम लोग एवीएम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो एवीएम रिपोर्ट में होता क्या है एग्जैक्टली, है ना? अब एवीएम रिपोर्ट जब जनरेट होता है, आइदर वो सीक्वेंस वाइज, अब क्या है, जैसे आप लोगों को मैंने जॉब दिखाया है ना, थोड़ा बड़ा जॉब था जो एक शीट में नहीं आता है। अब क्या होता है कि जब वो फैब्रिकेशन, मतलब जब इरेक्शन होता है उस जॉब का, तो एक साथ वो बिल्डिंग को पूरा इरेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेन की लोकेशन फिक्स हो जाती है और उसी लोकेशन से वो इंस्टॉल करता है। तो जॉब को क्या होता है, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मतलब जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट सेट आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट सेट में जो फाउंडेशन प्लान है, कोई भी प्लान होगा, तो उसमें क्या कर देगा, वो लाइन ऐड करके देगा। कौन करके देता है? जो ओनर या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, जो बिल्डिंग को बना रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि बिल्डिंग को टुकड़ों में बांट देता है। मतलब टुकड़ों में बांट देना मतलब क्या, सीक्वेंस में उसको कर देना, सीक्वेंस से बना देना, सीक्वेंस 1 2 3 4 उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब सीक्वेंस में अगर ब्रेक कर देगा, तो क्या होगा, जब फैब्रिकेशन शॉप पैकेज भेजता है, वो सीक्वेंस वाइज भेजता है। जैसे हम लोग फैब्रिकेशन को भेजेंगे चीजें, या फिर अप्रूवल को चीजें भेजेंगे, वो कैसे भेजेंगे, सीक्वेंस में भेजेंगे। मतलब अगर मेरा जॉब सपोज 1000 टन का है, तो 1000 टन एक साथ नहीं भेजूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको 200 टन पहले, 200 टन बाद में, ऐसे करके भेज दूंगा। मतलब पहले 2 सीक्वेंसेस, फिर 2 सीक्वेंसेस और आखिरी में 2 सीक्वेंसेस, तो टोटल सीक्वेंसेस को बांट दूंगा। तो सीक्वेंसेस में बांटने में क्या होता है कि
जो जॉब एक साथ भेजने के लिए आपको 2 महीने लगने वाले हैं, तो उसका 33% हिस्सा आपका शायद 10 दिन में चला जाए, 33% बचा हुआ वो शायद 1 महीने में जाए, है ना? तो उसको क्या है, फैब्रिकेशन शॉप खाली नहीं रहता, वो साइड बाय साइड उसको चलता रहता है, उसके पास मटेरियल जाते रहता है, ठीक है? तो सीक्वेंसेस में होता है। तो यहाँ पे देखो, जब आप लोग एबीएम निकालते हो, एबीएम का एक वहाँ पे रिपोर्ट रहेगा। जब एबीएम रिपोर्ट आप निकालोगे, तो एबीएम रिपोर्ट में क्या क्या चीज होती है, जहाँ पे जोन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस 1। फिर सीक्वेंस 1 के बाद देखो स्टील लिख के आता है, ग्रेड, स्टील का ग्रेड कौन सा है, A992, और आखिरी में आता है मेंबर टाइप। जब आप लोग रिपोर्ट निकालते हो, रिपोर्ट में आपके क्राइटेरिया रहते हैं कि किस क्राइटेरिया से आपको रिपोर्ट निकालना है। तो वहां पे मैं क्राइटेरिया को सेट करूंगा, कौन सा, पहले सीक्वेंस सेट करूंगा, बाद में मैं मेंबर टाइप सिलेक्ट करूंगा। नंबर टाइप सेलेक्ट करने से क्या होता है, जब आप सीक्वेंसेस वाइज रिपोर्ट निकालते हो या फिर रिपोर्ट जब जनरेट होती है, तो आपकी सबसे पहले सीक्वेंस 1 की पेजेस आएंगे। सीक्वेंस 1 के पेजेस में क्या आएगा, सबसे पहले आपके आएंगे बीम, फिर आपके आएंगे कॉलम, फिर आपके आएंगे वर्टिकल ब्रेसेस, जितने भी टाइप्स है ना, जितने भी मेंबर टाइप्स है वो टाइप्स आएंगे आपके सीक्वेंस 1 के पेजेस में। शायद पहले 10 पेजेस में आपके सीक्वेंस 1 रहेगा, समझ में आ रहा है? पहला पेज, पहले पेज के, अब देखो यहाँ पे पेज नंबर लिख के आ रहा है, पेज नंबर 2, मतलब पेज नंबर 1 पे आपका क्या रहेगा, बीम्स रहेगा, पेज नंबर 2 पे भी बीम्स रहेगा, कौन सा, सीक्वेंस 1 का। फिर आपके सीक्वेंस 1 के कॉलम्स आएंगे पेज नंबर 3 पे, फिर आपके सपोज कॉलम्स खत्म हो गए तो आपके वीडीज आएंगे, है ना? अगर आपके इतने ही मेंबर उस सीक्वेंस में है तो उतना ही आएगा। फिर आपके आएंगे सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 2 कहां से चालू होगा, पेज नंबर 5 से चालू होगा, समझ में आ रहा है? फिर पेज 5 का बीम्स आएंगे, पेज 5 में सीक्वेंस 2 के पहले बीम्स आएंगे, फिर कॉलम्स आएंगे, समझ में आ रहा है? ऐसे आपकी रिपोर्ट आती है ना, सीक्वेंस वाइज ब्रेकअप में। अगर सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस है तो आपकी शायद 4-5 पेज में खत्म हो जाए। तो इतनी सारी चीजें तो आपकी आ गई। अब देखो, जो रिपोर्ट का टाइप होता है कैसा होता है, पहले आती है लाइन, लाइन नंबर LN, फिर आती है क्वांटिटी, फिर आता है मटेरियल, फिर आती है उसकी लेंथ, यूनिट वेट, टोटल वेट, ठीक है? अब यूनिट वेट, टोटल वेट क्या है, ये सिर्फ जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है उसके काम के लिए होता है। अब ये लाइन और क्वांटिटी देखो, ये इंपॉर्टेंट रहती है। ये लाइन और क्वांटिटी कैसे, जब आप रिपोर्ट को जनरेट करोगे ना, तो क्या करता है, जो सिस्टम होता है, आपके मॉडल में डाले हुए हर पीस मार्क को आप अगर उसके ऊपर होवर करोगे, है ना, माउस का पॉइंटर को अगर लेके जाओगे, तो वहां पे एक नीचे लाइन लिख के आती है। जैसे आपको देखो, कभी भी आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट के नीचे कैप्शन लिखा आता है ना, अगर आप माउस को होवर करते हो उसके ऊपर, समझ में आ रहा है? नीचे लिखा आता है कि फेसबुक है, फेसबुक की पूरी लिंक दिखाई देती है ना। तो वैसे ही अगर आप मॉडल आप उसके ऊपर, मतलब मेंबर के ऊपर पॉइंटर को लेके जाओगे, तो नीचे लिख के आएगा लाइन नंबर। तो लाइन नंबर कैसा आता है, पेज 2 और -1, 2-1 ऐसे लिखा आएगा, 2-2। किसी भी मेंबर पे जाओगे तो वहां पे लिख के आएगा। तो उसका मीनिंग क्या है कि हर पीस को वो ये एवीएम मार्क लगा देता है, समझ में आ रहा है? जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो हर पीस के वो चीज पीस पे वो एवीएम मार्क जनरेट हो जाता है ना? जब आप उसको डिटेलिंग करोगे 2D में, जब आप किसी पीस को डिटेलिंग करोगे, पूरा मॉडल बनने के बाद जब आप उसको डिटेलिंग करते हो, तो बॉम्ब, जो मैंने बॉम्ब कहा, आपको ड्राइंग दिखाऊंगा, उस बॉम्ब में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब जब आप मॉडल देखोगे तो मॉडल में भी आपको वो दिखाई देगा कि ईवीएम कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। जो ईवीएम रिपोर्ट में है, वो ईवीएम रिपोर्ट की लाइन नंबर और पेज नंबर कहाँ पे आपके ड्राइंग में रिफ्लेक्ट होता है, ये चीज आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे देखो कैसी चीजें होती है कि क्वांटिटी लिख के आ रही है, फिर सेक्शन साइज लिख के आ रही है, और फिर लेंथ। अब क्या है कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ी लेंथ पहले लिख के आएगी, फिर बाद में छोटी छोटी करते रहेगा। क्योंकि रिपोर्ट का भी एक क्राइटेरिया होता है कि रिपोर्ट जब वो प्रोड्यूस करेगा या फिर जनरेट करेगा, तो कैसे एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर लेंथ वो उसको जनरेट करेगा। देखो ग्रुपिंग किया हुआ, W21/50 का पहले बड़ी लेंथ का दिखाया, फिर उससे छोटे साइजेस थे उनकी लेंथ वाइज उसने ग्रुपिंग किया, समझ में आ रहा है? और फिर उसकी ये जो भी वेट दिख रहा है, ये वेट है ना, LBS का, ठीक है, पाउंड्स में वेट दिखाई देगा। तो ये हो गया उसका एबीएम। अब क्या है कि ये एबीएम में जो लेंथ दिख रही है, ये एबीएम लेंथ के लिए भी क्राइटेरिया है कि आपने जो मॉडल में इनपुट की हुई लेंथ है, आपको वो लेंथ एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में चाहिए या फिर उससे कम ज्यादा। मतलब आप उसमें, मतलब क्या होता है, जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो वहां पे एक टॉगल होता है कि वहां पे आपको कुछ +1 +2 उतनी लेंथ एक्स्ट्रा ऐड करनी है क्या हर चीज की। अगर वो लेंथ ऐड करनी है, क्योंकि फैब्रिकेटर का स्टैंडर्ड होता है, तो फैब्रिकेटर बोलता है कि जब उसको एवीएम चाहिए तो एवीएम उसको +1 करके चाहिए या फिर माइनस, मतलब माइनस तो नहीं चलेगा, +1 करके चाहिए या फिर 1/8 एक्स्ट्रा चाहिए। ऐसा आजकल मैं जितने, मतलब हमने जितने काम किए वहां पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए, जो लेंथ है एग्जैक्टली वही लेंथ चाहिए होती है ना। फिर फैब्रिकेटर डिसाइड करता है कि उसको +1 में ऐड, मतलब लगाना है या -1 में। आप सोचो कि अगर 1000 टन का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर मैं हर चीज में +1 ऐड कर दूंगा, तो जो क्या बोलते स्टील है उसका वेट शायद 1 टन से या 2 टन से ज्यादा होगा। अब क्या है कि आयरन जब वो परचेज करता है तो टन वाइज
परचेज करता है, तो 1 टन की प्राइस इसको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, समझ रहे हो? 1000 टन के प्रोजेक्ट में 1 टन अगर ज्यादा जाता है तो भी उससे $8,000-10,000 का एक्स्ट्रा चार्ज पड़ जाता है ना? तो इसीलिए लेंथ भी हमको एग्जैक्टली देनी पड़ती है, समझ में आ रही है? तो जब आप लेंथ दोगे तो लेंथ ऐसी देना कि जो काम में आए। अगर लेंथ 1 इंच से या 2 इंच से भी माइनस मतलब कम रहती है तो भी आपका पीस वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 2D ड्राइंग आप भेजोगे तो 2D ड्राइंग की वो लेंथ और ये पीस की लेंथ मैच ही नहीं करेगी, समझ में आ रही है? तो ये एबीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एबीएम सबसे पहले जाता है, सबसे पहले मॉडल आपने इनपुट कर दिया, एबीएम निकाल लिया, एबीएम सबसे पहले चला जाएगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर कर लेगा, फैब्रिकेशन शॉप में लाके रख देगा। फिर आपकी एंकर बोल्ट ड्राइंग जाएगी, एंकर बोल्ट ड्राइंग से एंकर रॉड वो क्या करेगा, फैब्रिकेट करेगा, फील्ड में भेजेगा और एंकर रॉड फिर कंक्रीट में पूर कर लेगा। फिर वो कंक्रीट को 25 दिन लगते हैं या फिर जितने भी दिन लगेंगे वो वहां पे एंकर रॉड सेट हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे आप सीक्वेंसिंग के फैब्रिकेशन भेजोगे, सीक्वेंस 1 2 3 जैसे भी है, फिर वैसे वो सीक्वेंसेस वहां पे लगते चल जाएगी, ठीक है? अब आगे देखो कि कैसे वो बॉम्ब में रिफ्लेक्ट होता है। The member will be on line 1 on page 2 of the advanced bill of material. A system of line and page numbers is used to locate a specific member quickly if any question should arise. For instance, on the detailed drawing material list for member 36F in the column Mill List, a notation of 2/1 would indicate to the fabricator's personnel that the member was ordered on advanced bill of material page 2, line 1. While this notation was not done in all cases on this to the अब यहाँ पे देखो, ये है एक्चुअली मटेरियल लिस्ट में जो बॉम्ब की बात कर रहा था, बिल ऑफ मटेरियल है ना, दोनों में बहुत डिफरेंस था। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि बिल ऑफ मटेरियल मतलब जो पीस आप भेज रहे हो है ना, उस पीस में क्या क्या चीजें लग रही है उसका रिपोर्ट। अब जैसे ये B6 मतलब एक बीम है मेरा, उस बीम की साइज देखो W18/46 है, उसमें अगर कोई प्लेट अटैच हो रही है जैसे बेसप्लेट होगी तो बेसप्लेट की साइज दी हुई है, करेक्ट? या फिर कोई साइज होगी, जैसे ये देखो ये बीम है 2150 है, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। तो अब ये मिल लिस्ट देखो, मिल लिस्ट में क्या नंबर लिख के आ रहा है 2-1। 2-1 मतलब क्या है कि पेज नंबर 2 और उसकी लाइन नंबर 1। तो अगर यहाँ पे देखो ये बीम था 21/50 का, इसकी लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे 30 फीट की लेंथ, बराबर? तो ये 30 फीट की लेंथ आपकी एबीएम रिपोर्ट में रहनी चाहिए। यहाँ पे अगर 30 फीट 1 भी हो जाता है और वो एबीएम रिपोर्ट में मैच नहीं करती तो ये पीस वेस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी भी अगर वेल्ड करके वो कर देगा तो शायद मतलब क्या हो जाएगा, वो आपके ऊपर से चार्ज लगा देगा। शायद उसके पास सोल्यूशन भी रहता होगा, लेकिन हम लोग ऐसे एरर नहीं करते। तो देखो अभी एबीएम रिपोर्ट में देखो इसकी लेंथ 30 दिख रही है 21/50 की। fabricator's personnel that the member was ordered on advanced bill of material page 2. देखो यहाँ पे W21/50 है और यहाँ पे देखो लेंथ कितनी गई है 30 फीट 1। मतलब जब उसने ऑर्डर किया लेंथ वहां पे परचेसिंग के टाइम पे तो कितनी लेंथ ऑर्डर की थी 30 फीट 1 की, और जब आप उसको बॉम्ब भेज रहे हो तो बॉम्ब में लेंथ कितनी है 30 फीट है। मतलब जो उसके पास मटेरियल है उससे थोड़ी छोटी है, 1 इंच से छोटी। तो ये चीज चलती है, क्यों चलती है? क्योंकि वो पीस को जब फैब्रिकेट करेगा तो 1 इंच से पहले मटेरियल को काट लेगा सीएनसी मशीन में और फिर पीस को फैब्रिकेट करना चालू करेगा। तो ये चीज चलती है, ठीक है? मटेरियल ज्यादा गया चलता है, कम गया नहीं चलता, समझ में आए? Line 1. While this notation was not done in all cases on this program, you can see how this system works. The next item is quantity. In this case, there are 3 members of this size and length required on the project. The material required is a W-shape 21 by 50, and the length is 30 feet 1 inch. The actual length of this member is described on the detail 36F of the detail drawings, which is shown as 30 feet 0 inches. How to locate a detail, such as detail 36F, will be discussed in the erection drawings segment later in this module. In this case, the ordered beam length was made 1 inch larger than the actual length. The next 2 columns indicate the unit weight of a single member and the total weight of the 3 members. Weights of materials are very important since steel is purchased on a cost per pound. The last column is the remarks column. In this case, no remarks were stated.
This column is used for a special feature that may be required on the member, such as whether the member is skewed, square cut on one or both ends, etc. The contents of this column vary from fabricator to fabricator. One last comment on the ABM. Note at the top left of the page is the word zone. Steel erection depends on the steel arriving at the job site in a predetermined order established at the beginning of the project. The beams on this page will be erected in Zone 1. This will direct those responsible for shipping on how to load or store these beams. This concludes the discussion on the Advanced Bill of Material. Anchor rod plans. The anchor rod setting plan is generally the first drawing prepared on most structural steel jobs. This plan is a location plan or placing plan that shows the building contractor the exact location and identification of every anchor rod, as well as specific anchor rod setting details, such as those shown on sheet AR2. Anchor rod plans and details must show every detail of each anchor rod very clearly. Because of the structural steel columns arrive on the job, and the anchor rods, which are set in place, do not match up with the mounting holes in the column base plates, extreme costs and delays will occur on the project at the very beginning stages of the project. Now, let's look closer at the anchor rod setting plan, AR1. The anchor rod plan must show the foundation wall outline, beam pockets and foundation ledges, grid lines, column locations, column size, the column orientation on W shapes, that is, which direction the web and flanges are facing, anchor rods, interior footings, dimensions, north arrow, and detail cross-reference marks. The width of the foundation wall and beam pockets may be exaggerated to help clarify the anchor rod setting. You have probably noticed that this plan is very similar to the foundation plan prepared as part of the design drawings. Notice the actual location and identification of the bolt are not shown on the anchor rod setting plan, but rather are shown on the details on drawing AR2. On drawing AR2, the anchor rod setting details are used to clearly illustrate bottom of base plate elevations, exact anchor rod locations, anchor rod identification, projection, size, leveling plates, and grout thickness. The anchor rod plan and the anchor rod details together should show the building contractor precisely how to set the anchor rods so they can be properly installed before the structural steel arrives at the job site. Now, let's look at the anchor rod setting conditions on our project. The first column location we will examine is located on grid line A2. The data regarding the detailing of this item was obtained from the information given on the design drawing S2. On sheet AR1, the plan shows the column size is W8 by 31, the orientation of the column, and that it refers to anchor rod setting detail A. You may have noticed this detail gives no information about the base plate size or the type of weld required to connect the column to the base plate. This detail is only meant to show the building contractor how and where to set the anchor rods before the concrete foundation wall is cast. The anchor rods are located with reference to the building grid system. The grid system intersections are usually laid out in the field by a surveyor. The surveyor uses measuring devices which are able to locate these intersections very accurately. On design drawing S2, it was pointed out that various column base details are shown. Each type was located on the first floor framing plan. This information is now used to produce the anchor rod drawings. This column detail, shown on sheet AR2, requires 4 3/4 inch diameter anchor rods, which shall be made from ASTM
F1554 material as specified by the designer on Design Drawing S1. This detail A on sheet AR2 conforms to detail A on Design Drawing S2. This material specification is a new designation and will not be found in the second edition of your LRFD manual. According to the design drawings, detail A on sheet S2, the anchor rods are to have 12-inch of embedment, which refers to the distance the anchor rod must be set into the concrete. The anchor rod has a 4-inch hook. You may be wondering how this embedment distance is determined. The anchorage of the column is a combination of many factors, including the strength of the anchor rod to resist being pulled from the concrete. The embedment distance, therefore, must be given to you on the design drawings, which means this dimension will be determined by the structural engineer or designer for the project. The projection of the anchor rod from the top of the concrete to the top of the bolt must be determined by the detailer. This is calculated by adding the grout thickness plus the leveling plate thickness plus the base plate thickness plus twice the diameter of the rod to accommodate washers and nuts, and rounding up to the nearest half-inch. Nuts. अभी यहाँ पे देखो कि हमारी जो सबसे पहले ड्राइंग रहेगी वो रहेगी एंकर बोल्ट की ड्राइंग। मैंने आपको बताया कि एंकर बोल्ट हमको कैसे फिक्स करना है। सबसे पहले फाउंडेशन प्लान चेक करना है। फाउंडेशन प्लान में हमको चेक करना है कि कॉलम आपके कहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, आइदर फुटिंग पे या फिर पियर्स पे। तो फुटिंग का जो टॉप है या फिर पियर का जो टॉप है, हमको उनके एलिवेशन पे हमारे जो भी ये रहेंगे क्या बोलते हैं, उनके बॉटम को फिक्स करना है, करेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं BOBP। ठीक है, मतलब क्या है, बेस प्लेट बॉटम एलिवेशन होता है ना। अब क्या है कि हमको अभी एंकर रॉड को प्लेस करना है। एंकर रॉड जैसे इसने यहाँ पे वीडियो में बताया कि एम्बेडमेंट कैसे फिक्स होती है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर फिक्स करता है एम्बेडमेंट को। क्यों? क्योंकि वो कंक्रीट से मतलब निकल ना सके, है ना। जैसे जो भी आपके कॉलम उसके ऊपर अगर लगाते हो तो वो जो भी फोर्सेस आएंगे कॉलम पे, तो उनसे वो फिर उसको रेजिस्ट कर सके एंकर रॉड। तो एंकर रॉड का एम्बेडमेंट डिसाइड कौन करता है? वो डिजाइनर डिसाइड करता है। तो आपको एंकर रॉड के जितने भी एम्बेडमेंट रहेंगे वो आपको ड्राइंग्स में दिए हुए रहेंगे कि किस जगह पे एंकर रॉड कौन सा यूज करना है, कौन से डाया का यूज करना है। जैसे मैंने अभी आपको मॉडल में दिखाया था, कॉन्ट्रैक्ट और ड्राइंग जब हम लोग रीड कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमको कौन सा एंकर रॉड किस बेस प्लेट पे यूज करना है, कौन सी बेस प्लेट यूज करनी है, कौन सा डाया यूज करना है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। अभी आपको एम्बेडमेंट भी दिया रहेगा कि मिनिमम एम्बेडमेंट कितना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो प्रोजेक्शंस का फॉर्मूला है, मतलब सिर्फ एम्बेडमेंट से ही आपके एंकर बोल्ट की लेंथ डिसाइड नहीं होती। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एंकर रॉड है, ये मेरा टॉप ऑफ फुटिंग होगा, और टॉप ऑफ फुटिंग के अंदर जितनी भी मेरी एंकर रॉड जा रही है वो होती है उसकी एम्बेडमेंट, मतलब द डिस्टेंस ऑफ एंकर रॉड, ठीक है, एम्बेडेड इनटू द कंक्रीट इज कॉल्ड एज एन एम्बेडमेंट। मतलब जो भी मेरा एंकर रॉड का पार्ट कंक्रीट में एम्बेडेड है उसको मैं एम्बेडमेंट कहूंगा। समझ में आ रहा है? ये उसकी एम्बेडमेंट की डेफिनेशन होगी। अब एंकर रॉड देखो कंक्रीट के ऊपर भी थोड़ा सा है। अब थोड़ा सा ऊपर क्यों है? क्योंकि जब आपका कॉलम उसके अंदर फिट होगा, बोल्टिंग होगी, तो बोल्टिंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। देखो यहाँ पे अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एंकर रॉड का प्रोजेक्शन ये डिटेलर को फाइंड आउट करना होता है। ये आपको दिया हुआ नहीं रहता कि कितना प्रोजेक्शन चाहिए कितना नहीं, ये नहीं दिया होता। प्रोजेक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जब आपका प्रोजेक्शन कैलकुलेट होगा तभी जाके आपकी एंकर रॉड की लेंथ फाइंड आउट हो सकती है, क्योंकि एंकर रॉड की लेंथ मतलब जो एंकर रॉड डिटेल है वो डिटेलर को भेजनी पड़ती है फैब्रिकेशन शॉप में। अगर आपको एम्बेडमेंट दिया है तो प्रोजेक्शन, आप लोगों ने प्रोजेक्शन की वैल्यू निकाल ली, प्रोजेक्शन प्लस एम्बेडमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एंकर रॉड। तो देखो प्रोजेक्शन की लेंथ मतलब प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ग्राउट थिकनेस, देखो अभी सबसे पहले क्या आएगा, ये रहेगा टॉप ऑफ फुटिंग। फुटिंग के ऊपर मैंने कहा था ग्राउट थिकनेस, ठीक है, ग्राउट थिकनेस एंड लेवलिंग प्लेट। लेवलिंग प्लेट भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। एंड बेस प्लेट थिकनेस, ग्राउट के ऊपर क्या है मेरी बेस प्लेट। अब बेस प्लेट की थिकनेस भी आती है। एंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रॉड, और क्या रहेगा रॉड का ट्वाइस ऑफ द डायमीटर। अब क्या है कि सपोज आपको मैं बताता हूँ, ठीक है,
जैसे अभी देखो आपको दिया गया है कि जैसे मेरी सपोज ये 1.5 इंच की बेस प्लेट दी हुई है, ठीक है, और नीचे मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरी फुटिंग है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि आपको 3x4 का एंकर रॉड को डालना है। ये मेरा सपोज 3x4 का जो एंकर रॉड है ये मेरा यहाँ पे प्लेस हो गया। आपको कॉन्सेप्ट ड्राइंग में ये भी दिया रहता है कि जो भी आपका एम्बेडमेंट रहेगा, एम्बेडमेंट जैसे मैंने कहा था, है ना। अभी ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये कौन सी होगी, ये होगी उसकी, ये चीज होगी उसकी एम्बेडमेंट। मतलब जो भी एंकर रॉड आपके कंक्रीट में जितना भी अंदर जा रहा है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्बेडमेंट। अब एम्बेडमेंट से ही आपको एंगल की, मतलब जो भी एंकर रॉड उसकी लेंथ तो नहीं पता चलेगी। एंकर रॉड की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस अगर मुझे पता होना चाहिए तो एंकर रॉड कंक्रीट के ऊपर कितना जा रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। ये जो चीज है ये होगी आपकी प्रोजेक्शन वैल्यू। अब प्रोजेक्शन वैल्यू किस बात पे डिसाइड होती है, आपको ग्राउट की थिकनेस, बेस प्लेट की थिकनेस और प्लस ट्वाइस द डाया, ठीक है। अब ये जितना पार्ट है, ये पार्ट कितना है, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द एंकर रॉड। अगर मेरा एंकर रॉड का डायमीटर 3/4 है तो मैं इसको ट्वाइस द डाया लूं, मतलब कितना 1/2। ये 1/2 क्यों लिया, क्योंकि कहा जाता है कि एंकर रॉड अगर मेरा 3/4 डाया का है तो उसका जो नट होता है, ये नट, इसकी थिकनेस, ये जो थिकनेस की बात कह रहा हूँ, ये थिकनेस भी शायद 3/4 होती है। तो 3/4 होती है तो इसलिए क्या है कि जब आप इसको 3/4 और ज्यादा दोगे तो उसको रॉड जो थ्रेडेड पार्ट है वो पोर्शन थोड़ा ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ट्वाइस द डाया देते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, थिकनेस ऑफ अ ग्राउंड प्लस थिकनेस ऑफ अ बेस प्लेट प्लस ट्वाइस द डाया ऑफ रॉड, एंकर रॉड। तो इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी प्रोजेक्शन की। अब क्या होती है, कभी कभार देखो कि आपको 10 इंच का एम्बेडमेंट दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2 इंच का ग्राउट है, प्लस 3/4 की आपकी क्या दी हुई है, बेस प्लेट दी हुई है, और 3/4 का एंकर रॉड है। तो 3/4 प्लस 3/4 कितना हो गया, 1.5 इंच, प्लस 1.5 इंच मतलब 3/4 कितना, 2 1/4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 1/4, 4 1/4 प्लस 10 इंच कितना हो गया, 14 1/4। अब ये जो वैल्यू है ये 14 1/4 में है। तो यहाँ पे क्या कहा है, द डायमीटर ऑफ द रॉड एंड राउंड अप टू द नियरेस्ट हाफ। तो जब ये 14 1/4 आ रहा है तो टोटल लेंथ को हम लोग क्या कर देंगे, 1/4 से एक्स्ट्रा कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 14 1/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 14 1/2। एंकर रॉड की जो लेंथ हम लोग देते हैं वो हम लोग नियरेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ हाफ इंच देते हैं। मतलब क्या है कि वैल्यू अगर क्वार्टर में आती है, 1/8 में आती है, 3/8 में आती है, तो हम लोग उससे क्या करेंगे, आइदर 1/2 करें। अगर वो 7/16, 7/8, 7 कितना, मतलब हाफ इंच से ऊपर जाती है तो हम लोग उसको नियरेस्ट 1 करेंगे। समझ में आ रहा है, ये चीज सबको समझ में आई। प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एम्बेडमेंट तो आपको दिया जाता है लेकिन प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करो, ये फॉर्मूला याद रखना। सबको समझ में आया। And rounding up to the nearest half inch. On this project, the anchor rod diameters, quantity, embedment, and projections are the same except for the beams bearing on the foundation wall at grid lines B6 and C6. This project also has shown a 1/4 inch thick leveling plate below all the columns. These leveling plates are leveled and grouted to the correct elevation before the column is set in place. Using a leveling अभी यहाँ पे आपको लेवलिंग के लिए कुछ मेथड्स दिए गए, जैसे आपको उस ड्राइंग में दिखाई देगा कि लेवलिंग यूज की गई है ना। अब क्या है, जैसे देखो इस ड्राइंग में आपको दिखाई देगा कि ये जो पियर है या फिर जो भी फुटिंग है, तो ये देखो इसका जो सरफेस दिख रहा है ये अनइवन है ना, एग्जैक्टली फ्लैट है क्या या प्लेन सरफेस है क्या, नहीं। अब क्या होता है, जब आप कॉलम को प्लेस करोगे तो कॉलम क्या होता है ना, उसको टिल्टेड कॉलम नहीं चाहिए, उसको एग्जैक्टली स्ट्रेट कॉलम चाहिए। समझ में आ रहा है, कॉलम स्ट्रेट होना चाहिए। अगर टिल्ट हो गया तो क्या है कि जो ऊपर का मेंबर है या फिर जो भी है उसको एग्जैक्टली नहीं आ पाएगा, प्लेन में नहीं आ पाएगा। हमको कॉलम को एग्जैक्टली 90 चाहिए। आप लोगों ने सर्वे करते टाइम देखा होगा कि एक पिन पॉइंटेड जैसा एक डिवाइस होता है जो स्ट्रेट देखते हैं ना, हम लोग साइड में लगा के देखते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेट है कि नहीं। तो ये चीज इसलिए देखते हैं क्योंकि कॉलम आपका लेवल में है या नहीं है। आप जब वॉल बनाते हो
घर की वॉल जब बनाते हैं, कोई भी काम करता है, तो वो एक बार चेक करता है ट्विन पॉइंट डिवाइस से कि वो एग्जैक्टली स्ट्रेट है या नहीं है वॉल, है ना, क्योंकि टिल्ट तो नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ चीजें होती है, लेवलिंग की कुछ मेथड है, 3 टाइप की लेवलिंग मेथड होती है। हम लोग 3 टाइप की चीजें यूज करते हैं लेवलिंग करने की, ठीक है। कौन कौन सी होती है? एक होती है लेवलिंग प्लेट, दूसरी होती है लेवलिंग नट, और तीसरी होती है शिमटैक्स। अब ये देखो, ये जो चीज यहाँ पे ऐड की गई है, ये है शिमटैक्स। शिमटैक्स मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ थिकनेस थोड़ी कम दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी थिकनेस ज्यादा दिख रही है ना। तो जब वो लेवलिंग करने के लिए चेक करेगा, मतलब कॉलम एग्जैक्टली स्ट्रेट है कि नहीं है, तो वो सारी चारों साइड से लेवलिंग प्लेट्स ऐड करेगा। लेवलिंग प्लेट्स क्या होती है? छोटी छोटी प्लेट्स होती है जो ऐड करती है नीचे। और ये जो नीचे गैप दिख रहा है, ये गैप क्या है? जो ग्राउंड थिकनेस में देखी थी। अब क्या है, एक बार कॉलम लेवल हो गया, उसके बाद वो ग्राउंड को ऐड करता है, यहाँ पे ग्राउंड को ऐड करेगा, मतलब क्या है, वो फिक्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है? बॉटम उसका फिक्स हो जाएगा। तो लेवलिंग के लिए देखो 3 मेथड बताई मैंने, कौन कौन सी? लेवलिंग नट, लेवलिंग प्लेट, और कौन सी? शिमटैक्स, है ना, ये चीज। Plate is only one method for setting a column on its anchor rods. Other methods include using shims or shim packs under a column. With these other methods, once the column is leveled with the shims, grout is packed under the base plate. Still, another method for leveling base plates is the use of an extra nut and washer placed on the anchor rod below the base plate. The top of the washer is set to the appropriate grade prior to the delivery of the column and may be raised and lowered in the field until the base plate is level. अभी देखो, तीसरी मेथड दी गई है। पहले मेथड हमने लेवलिंग प्लेट देखी, दूसरी शिमटैक्स देखी, और तीसरी देखो लेवलिंग नट दी है। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग लेवलिंग नट वाली मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ग्राउट है और उसके ऊपर उसने सिमेफोर डाटा दिया हुआ। अब क्या है कि आपको कभी कभी है ना, ये क्वेश्चन बहुत होता है, मैक्सिमम जॉब्स में ये क्वेश्चन आपको आएगा। अब क्या होता है कि आपको 3/4 डाया, या फिर सपोज यहाँ पे कोई कोई कॉलम के लिए आपको 1.5 इंच डाया का एंकर रॉड यूज करना होता है, कभी कभी आता है 1 इंच 1.5 इंच का। और उसमें क्या लिखा होता है कि 1 इंच की ग्राउट थिकनेस दी होती है ना। जब आप टिपिकल डिटेल देखोगे, टिपिकल डिटेल में आपको ग्राउट की थिकनेस दी होगी, वहां पे ग्राउट की थिकनेस बोला होगा कि यूज 1 इंच थिक ग्राउट, ठीक है, एंड ऑल्सो यूज लेवलिंग, ठीक है, ऐसी चीज लिखी होगी। अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे लेवलिंग नट यूज करना है, लेवलिंग नट मतलब क्या है कि बेस प्लेट के अंडर जो नट आएगा वो लेवलिंग। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो नट की थिकनेस होती है वो नियरली इक्वल टू होती है एंकर रॉड का डाया। मतलब अगर एंकर रॉड का डाया मेरा 1.5 इंच का है, तो लेवलिंग नट की जो डेप्थ या थिकनेस रहेगी वो कितनी रहेगी? नियरली 1.5 इंच रहेगी। एग्जैक्टली 1.5 नहीं होती, नियरली इक्वल बोल रहा हूँ, नियरली इक्वल टू 1.5 इंच। तो आप खुद सोचो कि अगर 1 इंच का मेरा थिकनेस ऑफ ग्राउट है, तो उसमें 1.5 इंच की डाया, मतलब 1.5 इंच का जो थिकनेस वाला नट आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है? वो क्या करेगा? वो ऐसे क्लैश विद द बेस प्लेट या फिर क्लैश विद द कंक्रीट फुटेज, है ना। तो ऐसे टाइम पे हमको आरएफआई रेज करना पड़ता है। हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि as we have to use leveling nut under the base plate, the thickness of a grout is not exactly the thickness of a nut. So please confirm if we can increase the grout thickness to 2 इंच या फिर 2.5 इंच। बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंच का जो नट थिकनेस है वो उसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये चीज, तो उस हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं, मतलब या फिर वो पूछ सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। ये चीज देखना होता है कि अगर लेवलिंग नट आ रहा है, लेवलिंग प्लेट आ रही है, या फिर शिमटैक्स यूज करें। यहाँ पे अगर शिमटैक्स यूज होती और ये नट नहीं रहता, तो शायद ग्राउट की थिकनेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये चीजें भी मैटर करती है। या फिर लेवलिंग प्लेट यूज कर सकते थे, तो लेवलिंग प्लेट क्या है? कॉटन की प्लेट होती है, तो उस टाइम पे आपको 1 इंच की अगर थिकनेस ऑफ ग्राउट है कभी भी चले, तो उसको वैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर लेवलिंग नट से वो बैलेंस कर रहा है, ये लेवलिंग नट को लेवल कर रहा है कॉलम को, तो उस टाइम पे हमको चेंज करना पड़ता है। समझ में आ रहा? तो ये चीज है। तो यहाँ पे सबको पता चल गया कि एम्बेडमेंट क्या होती है ना। एम्बेडमेंट मतलब जो एंकर रॉड है वो कंक्रीट में कितना धंसा हुआ है, हम लोग एम्बेडमेंट कहेंगे। और कंक्रीट के ऊपर का पार्ट, मतलब एंकर कंक्रीट के बाहर कितना है, तो वो कैसे फाइंड आउट होता है? थिकनेस ऑफ रॉड, ठीक है, इस चीज से और नियरली इक्वल टू हाफ इंच। इससे क्या फाइंड आउट होता है? इससे फाइंड आउट हो जाता है आपका प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गई कि प्रोजेक्शन, एम्बेडमेंट और कैसे हम लोग एंकर रॉड को फिक्स करते हैं। Again, grout is used under the base plate after the column is set.
The most common anchor rod used is the hooked rod, as shown on detail AR1. Now don't confuse this with sheet AR1. Detail AR1 indicates the identification or piece mark used for this anchor rod. Piece marks will be discussed in more detail later in this module. The detail explains to the fabrication shop exactly how this anchor rod is to be bent and threaded, plus the diameter of material. There are other anchor rod configurations which can be used to provide uplift resistance. These examples shown are other common styles of anchor rods used in today's buildings. Figure A illustrates the typical hooked rod. Figure B illustrates single and paired rods provided with anchor plates to increase resistance through mechanical anchorage. Figure C shows a swedged rod, which may be set either prior to the casting of the concrete or, as shown, in a drilled hole which is grouted. A swedge rod is one that has been deformed on its surface to create a bonding mechanism with the concrete. Figure D shows an anchor rod set in a metal sleeve. This type of anchor rod allows for some horizontal adjustment at the time the base plate is set. Figure E can be either a threaded rod or a plain rod with a nut welded or threaded on the rod. अब देखो एंकर रॉड के टाइप्स आपको पता चलेंगे कि कौन कौन से एंकर रॉड्स यूज होते हैं, है ना। आपको एंकर रॉड कौन सा यूज हो रहा है ये मैंने जैसे आपको डिटेल में दिखाया था कि एंकर रॉड आपको कॉन्ट्रैक्ट सेट में दिया रहेगा कि कौन सा टाइप का एंकर रॉड आपको यूज करना है। अगर वहां पे हुक रॉड दिया होगा तो आप लोग हुक रॉड यूज करोगे, या फिर कभी कभी ग्रुप रॉड होता है ना, मतलब एक सिंगल या फिर डबल रॉड्स रहेंगे। लेकिन जनरली दो ही टाइप के रॉड्स आपको बिल्डिंग्स में दिखेंगे। कौन कौन से? आइदर हुक और अ स्ट्रेट रॉड। मतलब क्या है कि स्ट्रेट सीधा सीधा नीचे नट ऊपर दो नट स्ट्रेट रॉड रहेगा, मतलब फुल्ली थ्रेडेड रॉड। फुल्ली थ्रेडेड नट देखा होगा आपने, वैसे रॉड यूज होते हैं, या फिर हुक रॉड आपको बिल्डिंग में यूज होते हुए दिखेंगे। ये रॉड्स यूज होते नहीं है जनरली, क्योंकि आजकल के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ऐसे ही मतलब जहां पे एंकर रॉड्स का आप सेट कर सको ऐसा नहीं होता। जब भी कंक्रीट पोरिंग होता है उनको फिक्स किया जाता है, मतलब वो फिक्स हो जाएंगे तभी जाके उनको कॉलम्स प्लेस होंगे। तो जनरली आपको हुक रॉड या फिर स्ट्रेट रॉड यही यूज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के एंकर रॉड्स और भी होते हैं। Our project uses a similar detail with machine bolts to anchor the beams bearing on the foundation wall at grids B6 and C6. As discussed earlier in this module, these machine bolts are called out on Section 2 on Sheet S2 to be made from ASTM 307 material and to be embedded 5 inches into the concrete with a 3-inch projection. The detail of this machine bolt is described in detail AB1, calling out the bolt diameter, length of thread, plus the nut and washer. The last item to be discussed on the anchor rod setting plans is the remaining details on sheet AR2. The majority of the information is the same as we discussed in detail A, but the plate sizes, plate shape, and anchor rod locations are different. Notice details C, D, E, and F. As we discussed earlier, all of these plates have one corner clipped because they are in corner conditions on the foundation wall. Look at sheet AR1 closely to see the orientation of these base plates to determine the anchor rod locations. Before the actual shop drawings are made, the detailer prepares the erection drawings. The erection drawings, or erection plans, as they may also be called, must identify the location of every shipping piece, which may be an individual member or an assembly of several pieces, which is shipped out as one unit. Each shipping piece must be shown on a drawing with an identification mark assigned so that the steel frame can be erected quickly and without error. This is the purpose of erection drawings. These drawings consist of scaled line diagrams representing each level of framing as shown on sheets E1 and E2. Elevations of framing as shown on sheets E3 and E4 show identification marks of items which cannot be clearly shown in a plan view,
In some cases, special notes will need to be added to these drawings or enlarged details drawn. You may have already noticed that erection drawing sheet numbers are prefaced with an E. The preparation of erection plans precedes the detailing work. This helps to ensure that all required information is available. In addition, when a set of erection plans is available at the start of a job, subsequent detailing group operations are made easier. Furthermore, especially on large projects when several members of the detailing group are involved in the preparation of shop drawings, a set of erection plans can be used by the detailing group as a mark-off set. Such a set requires detailers to highlight on the plan each piece as the detail of it is completed. In this way, the drafting project leader is able to monitor the progress of the detailing work and can be sure that all pieces are detailed. As a beginning detailer, the following rules of thumb will be helpful in preparing erection plans. Number 1. Anchor rod and erection plans are usually made to not less than अभी आप लोगों ने देखा कि जो इरेक्शन ड्राइंग्स होती है वो इरेक्शन ड्राइंग्स आपको सिमिलरली दिखेगी किसके जैसे, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट में प्लान दिख रहा था, है ना, जैसे आप लोगों ने फ्लोरिंग प्लान देखा, फ्लोरिंग प्लान में जैसे आपको सेक्शन साइज दिख रही थी, है ना, वैसे हमारे प्लान्स में आपको क्या दिख रहा था, पीस मार्क, है ना, पीस मार्क और फिर उसकी सेक्शन साइज। हम लोग इसको कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ अभी ये वीडियो देख लो, मैं आपको कल इसमें अच्छे से बताऊंगा। 1/8 inch scale. Details and sketches on the plans are made to a larger scale suitable for clearly showing the required information. Number 2. Various types of erection drawings for the structural frame consist of floor plans, roof plans, side and end elevations. Number 3. The compass north and project north should be shown on all plans. Number 4. On an elevation view or building section, note the direction taken, such as looking west. Where sections are cut along specific columns or rows, these lines or rows should be stated, such as elevation at line 3. Number 5. When the details or clearances require a certain sequence of erection, the erection plans should indicate the procedure required. Number 6. Details should be arranged so that members can be erected without shifting supporting members from their final positions in the structure. If this is impossible, place a note on the erection plan calling the erector's attention to this situation. Number 7. When the finished appearance of the structural steel or portion of the structural steel is an issue, placing the field bolt heads on the exposed side is desirable. In this case, place on the erection plan a conspicuous note to this effect. Number 8. Be alert to recognize situations requiring field adjustment and to provide means by which it can be made. Generally, such adjustments shall be made in the connections, utilizing slots, oversize holes, shims, etc. These adjustments are always shown on the detail drawings and are often shown on the erection plans. When shown on erection plans, be sure to clearly show the methods of adjustment. Number 9. Some architects also use structural steel as architectural components. The steel used in this fashion is designated as Architecturally Exposed Structural Steel, or AESS, and requires a greater amount of care in fabrication and erection. Thus, members which are fabricated as AESS should be identified on the erection plans. 10. If field-installed studs are part of the fabricator's contract, provide diagrams on the plans showing locations of field-installed studs on structural steel members. Number 11. Line work representing framing should be shown with firm black lines, the weight of which should contrast markedly with center and dimension lines. Leave a small space between the end of a beam and the member to which it frames, unless it is a continuous span condition. Now, let's look at these erection drawings more specifically.
One of the most important items on the erection drawing is the identification mark assigned to each individual member. There are several acceptable piece marking systems. Check with your chief drafter for the method preferred by your company. We will now discuss the system used in this program. On sheet E1, let's look at the W18 by 46 beam along grid line A between grid lines 1 and 2. Notice the 31A that is highlighted. This is the beam identification mark for this beam. The 31 indicates which drawing sheet on which you will find this beam detailed, and the A indicates the detail letter on that sheet. Let's look at beam 31A again. Notice the 31A is located on the left end of the beam. It is a general rule in detailing that the identification mark should be on the left end of the member, unless noted otherwise. When this beam is fabricated, the identification mark is also placed on the left side. This is important when we see that this tells the ironworker to install the beam with the 31A in the same location as the detailer has it shown on the erection plan. This beam has a different type of connection at each end. At grid line 1, the beam frames into an HSS column, and at grid line 2, the beam frames into a W-shape column. So that the erector can place the beam with the correct connection orientation, the piece mark is placed at one end, and this is why the steel detailer should never show the identification mark in the center of the beam. Many times there will be several beams which are completely identical and interchangeable in the structure. This condition occurs in many locations on this project as well. Again, on sheet E1, look at the W18 by 46 beams along grid line A between grid lines 2 and 4. These two members are identical and therefore have the same identification mark, 31B. Therefore, on detail 31B, the detail will call for two beams to be made the same. This same condition is true for the W12 by 26 beams labeled 27A between the grid lines 2 to 4 and A to B. The identification mark on columns are similar to beams except for the orientation markings. On the column detail and on the member itself, a compass direction and/or face designation will be marked on one side of the column. Notice the compass direction on the HSS 4 by 4 by 3/8 inch column detail 6A, where the detailer has spelled out Mark Face A West. On sheet E3, you will see 4 building brace elevations. We will first take a closer look at the partial elevation at line 3. Notice how the identification marks call out each beam, column, and double angle brace in the same manner as they were identified on the framing plan. Under the title of each of these elevations, the direction of which way the elevation is looking is given. To find the locations of these building brace elevations on the framing plan sheets E1 and E2, you need to locate the grid lines shown at the top of elevation, in this case grids B and C, and locate the grid line in the opposite direction, which is grid line 3, as shown in the elevation title. Note that when you do this, you can see that you are looking west with relation to the north arrow. This confirms the note below the elevation title. The other 3 elevations will be found in the same manner. The girt elevation shown on sheet E4 explains the identification marks of the members and the location of where this elevation was taken. The title sheet indicates the girts are located along grid line A, and the elevation locates the girts between grids 2 and 5.
This elevation also shows the first floor and roof framing members between grids 1 and 6. The exact connection details of the building braces and girt elevations will be discussed in a later module. This concludes Module 2. ये एक्चुअली मॉड्यूल 2 का एंड था। इसमें आपको अभी कुछ थम्स रूल्स दिखाई दिए, फिर उसके बाद आपको दिखाई दिया कि बिल्डिंग में क्या क्या चीजें हम लोग मतलब पीस मार्किंग अगर हम लोग इरेक्शन प्लान में दिखाते हैं वो कैसे दिखा सकते हैं, है ना, ये चीज दिखाई दी है। तो मैं आपको ये जो भी चीज है ये कल के इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, जितना भी अभी आखिरी के 8-10 स्लाइड्स बचे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, आप लोग ऑन कर लो वीडियो। तो यहाँ पे आपका ये मॉड्यूल 2 खत्म होता है, ठीक है। तो जितनी भी चीज बची हुई थी अभी इसमें, मतलब जो पार्ट बचा हुआ है कि इरेक्शन ड्राइंग्स में जो मतलब हम लोग इरेक्शन प्लान जब बनाते हैं तो उसमें पीस मार्किंग कैसे की जाती है, व्यूज कैसे लिए जाते हैं, व्यूज को नोट डाउन कैसे किया जाता है। जैसे टाइटल ब्लॉक देखा आपने कि लुकिंग वेस्ट, लुकिंग ईस्ट, ग्रिड लाइन, क्या बोलते हैं, इलेक्शन व्यूज ऑन अ ग्रिड लाइन, ये चीजें। और कुछ थम्स रूल्स इसमें एक्सप्लेन किए, वो थम्स रूल्स, ठीक है। मतलब इलेक्शन ड्राइंग कैसे बनाते हैं ये चीजें हम लोग कल मैं आपको पहले के 10-15 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर हम लोग मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 3 में आपका बोल्टिंग और वेल्डिंग कनेक्शन मेथड जो है ये आती है। तो हम लोग सबसे पहले बोल्टिंग पढ़ेंगे और फिर वेल्डिंग के वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और कल फिर बचा हुआ पार्ट लेंगे, ठीक है। चलिए, चलो, गुड नाइट। हेलो। हाँ सर। क्या हुआ? सर सर कल जैसे कि जो कल सेशन होगा सर उसका वीडियो बैच का भेज सकते हैं? अभी एक्चुअली मैं मेथड ही चेंज, वैसे डाल दूंगा, कोई नहीं, दे दूंगा। ओके ओके। ओके।